अस्सलाम वालेकुम। मेहंदी पार्ट 14। अगले 4 दिन में माया गैमल के बहुत करीब आ गई थी। गैमल ने महसूस किया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद ज़हीन भी है। घर के मामलात को चलाने में इसने जिस महारत से काम लिया था, गैमल इससे बेहद मुतासिर हुआ था। मौसम बेहद खुशगवार था। आम दिनों की निस्बत मौसम साफ़ था। चमकदार धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। गैमल ने माया को साथ लिया और नज़दीकी साहिल समुंदर पर चले गए। इनके साथ पिकनिक का सामान था और सबसे बढ़कर यह कि गैमल की पसंदीदा कश्ती ड्रैगन भी थी। गैमल आज यहाँ याटिंग के मूड में था। गैमल ने कश्ती को समुंदर में बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही स्विमिंग का कॉस्ट्यूम में थे। माया ने मुख्तसर सी बिकनी पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद दिलकश नज़र आ रही थी। इसकी कश्ती के करीब से एक कश्ती गुजरी जिस पर चंद नौजवान लड़कियां सवार थीं। इन नौजवान लड़कियों ने टॉपलेस शर्ट्स पहन रखी थी। गैमल ने इनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए माया की तरफ देखने लगा। आजकल बरतानिया में इसी तरह के कपड़ों का फैशन है। अगर ये नया फ़ैशन है तो मैं ऐसे फ़ैशन से पनाह मांगती। मुझे अपना पुराना फ़ैशन ही अजीज़ है, माया ने रूखेपन से जवाब दिया। गैमल को समझ नहीं वो इस सवाल से रंजीदा है या। कश्ती एक मुस्तकिल रफ्तार से समुंदर के सीने पर चलती जा रही थी। माया ने लंच बॉक्स खोले और वाइन ग्लासों में डाली। वो दोनों बेहद खुश थे, शायद इतना कि पहले कभी ना हो। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। घर वापसी के दौरान गैमल इसे रास्ते में आने वाले एक छोटे से होटल में ले गया। फिर होटल में मौजूद किसी शख्स ने माया को पहचान लिया। फिर क्या था, लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। कोई तस्वीर उतरवाना चाहता था तो कोई ऑटोग्राफ हासिल करना चाहता था। माया बेहद मसरूर थी। वो नहीं जानती थी कि बरतानिया के लोग इससे इतनी मोहब्बत करते हैं। होटल से रुखसती के वक्त होटल में मौजूद तमाम लोग इसे अलविदा कहने आए। माया किचन से नमूदार हुई। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के 2 मग थे। गैमल टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा रहा था। कमरे की खामोशी में म्यूज़िक की आवाज़ फैल गई। ये तो तेज़ म्यूज़िक है। तुम तो पॉप म्यूज़िक पसंद नहीं करते थे? माया ने गैमल से सवाल किया। माया ने कॉफ़ी का कप इसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद एक अंग्रेज़ी रसाला लेकर इसकी वर्क गर्दानी करने लगी। अंग्रेज़ी पढ़ना तो वो नहीं जानती थी, सिर्फ तस्वीरें देख रही थी। गैमल ने अखबार खोल लिया क्योंकि आज वो पिकनिक पर जाने की वजह से अखबार नहीं पढ़ सका था। 10 मिनट बाद गैमल अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और म्यूज़िक बंद कर दिया। माया ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। क्या बात है गैमल? कोई ख़ास बात नहीं, मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? माया ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। नहीं माया, मैं दूर नहीं जा रहा, अभी लौट आऊँगा। माया की उम्मीदों पर ओस पड़ के गैमल चला गया। माया ने वो अखबार उठाया जिसको पढ़कर गैमल अचानक परेशान हो गया था, लेकिन इसे कुछ समझ ना आई। अंग्रेज़ी ज़ुबान से एकदम वाकफियत की बिना पर वो ये ना जान सकी कि गुजरे हुए कल होने वाले हादसे में मरने वाला शख्स गैमल के काफ़ी करीब था। तकरीबन 2 घंटे बाद माया ने दरवाजे पर चाबी लगने की आवाज़ सुनी। माया अभी तक इसी कमरे में मौजूद थी। गैमल ने हैरानी से बल्कि हैरानगी से इसकी तरफ देखा। तुम्हें सोना चाहिए था माया। क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? कहीं मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर दी? माया का चेहरा सवालिया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक वॉक करना चाहता था और कुछ देर तन्हा रहना चाहता था। तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाऊं? माया ने किचन का रुख किया। नहीं शुक्रिया, मैं कॉफ़ी नहीं पीना चाहता, बल्कि कुछ देर काम करना चाहता हूँ। आधी रात गुजर चुकी थी। माया जानती थी वो रोज़ाना रात गए तक काम करता था। पिछली रात को इसने ये भी देखा था कि वो किताबों की अलमारी के करीब काफ़ी देर तक खड़ा रहा था। फिर जब वो अलमारी से हटा तो इसके हाथ में फ़ाइलों का एक पलंदरा था। फाइलें इससे मेज़ पर रख दी और काम शुरू कर दिया। क्या सर में अब भी दर्द है? माया ने पूछा। नहीं, अब नहीं है। माया अपनी नशित से उठी और इसके माथे पर हाथ रख दिया। बुखार तो नहीं है? वो कुछ देर खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर गैमल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ दिन इकट्ठा रहने से जो मोहब्बत हुई थी, ये इसी का इजहार था। जब तक तुम मेरे नज़दीक रहोगी मैं ख़ुद पर काबू ना रख सकूँगा। मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, यही तुम्हारे पास रहूँगी। माया ने इसको छेड़ा। बुध का दिन था। रियाज में सऊदी सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हो रहा था। ये इजलास बहुत उजलत में तलब किया गया था। यह सिक्योरिटी कौंसिल 4 शहजादों और 6 दूसरे टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल थी। अक्सर इस कौंसिल के एजेंडे पर कौमी सलामती और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जैसे मौज़ूआत होते थे।
बुनियादी तौर पर इस कौंसल का मकसद बादशाह और वली अहद को मशवरा देना होता था। सिक्योरिटी कौंसिल के टेक्नोक्रेट्स में एक नाम मिर्ज़ा फ़खरी का भी था, जो कि सऊदी खुफिया एजेंसी का सरबराह था। आज का इजलास इसकी ख्वाहिश पर तलब किया गया था, जिसमें मुल्क की सलामती को दरपेश मामलात पर बहस करना थी। सऊदी अरब के शुमाली सूबे मजहबी मुनाफरत का काफ़ी अरसे से जारी थी। इस सूबे में शिया बड़ी तादाद में रहते थे। पिछले बरस यहाँ फसादात हुए थे, जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे। यूँ तो शिया सुन्नी तनाज़ा पूरे मशरिक़ वस्ता में मौजूद था, लेकिन सऊदी अरब में हज के मौके पर लोगों की कसीर तादाद जमा होने के बायस वहाँ इस तरह के फसाद का फूट पड़ना खतरे की बात थी। आज मिर्ज़ा फ़खरी की गुफ्तगू का ज़ोर इन शिया सुन्नी तनाज़ों पर नहीं था। आज की गुफ्तगू का ताल्लुक इनकी अफवाहों में से था, जो पूरे आलम इस्लाम में और सऊदी अरब में फैली हुई थी। ये अफवाह मेहदी के आने की थी, और ये अफवाह आम थी कि वो हज के मौके पर आएंगे। पहले तो हमने इन अफवाहों को संजीदगी से नहीं लिया। मेहदी के आने की अफवाह तो पूरे आलम में पहले से है, लेकिन इस दफ़ा यह अफवाह मुकम्मल मनसूबाबंदी से फैलाई गई है और इसका कोई माखज़ नज़र नहीं आया। हैरत की बात यह है कि ये अफवाहें इंडोनेशिया से नाइजीरिया तक इकट्ठी उठी थी। इस साल हज के मौके पर मेहदी का ज़हूर होगा। इस अफवाह में इतनी शिद्दत है कि इस साल हज के लिए आने वाले मुसलमानों की तादाद भी 20% ज़ायद होगी। पहले तो ये अफवाहें से सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब वो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे इन अफवाहों को तक़वियत मिली है। नंबर 1 ये कि इन अफवाहों को आलमी इस्लाम की मीडिया में नुमाया जगह मिलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इनकी अहमियत में इजाफ़ा हो गया है। दूसरी बात ये कि एक आदमी नमूदार हुआ है जिसने अभी किसी बात का दावा नहीं किया, लेकिन तमाम अफवाहें इसी से जुड़ी हैं। फ़खरी की ये बात सुनकर एक शहज़ादे ने इसे टोका और इस शख्स की शनाख्त के बारे में पूछा। अगर वो इतना ख़तरनाक है तो इसे पकड़ा क्यों नहीं गया? इस शख्स की शनाख्त हो चुकी है। वो मदीना का रहने वाला एक सादा सा आदमी है। इसको पकड़ने में एक मसला है, वो ये कि अभी तक इसने कोई कानून नहीं तोड़ा, ना ही कोई मजहबी कानून और ना ही कोई मुल्की कानून इसे पकड़ने की इजाज़त देता है। अगरचे इसके मानने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन ना तो इसने और ना ही इसके मानने वालों ने किसी तरह का दावा किया है। इन लोगों ने मेहदी के हवाले से कोई बात नहीं की। वो शहर शहर गाँव जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, सिर्फ मस्जिद में ख़ताब करता है, और इसका ख़ताब भी सिर्फ कुरान पाक की आयतों पर मुश्तमिल होता है। किसी शख्स को हम सिर्फ इसलिए नहीं कैद कर सकते कि वो लोगों को कुरान सुनाता है। सबसे अहम बात यह कि इस हवाले से शिया और सुन्नी दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। इसके मानने वालों में दोनों ही शामिल हैं। इसके मानने वालों की तादाद कितनी है? एक और शहज़ादे ने सवाल किया। इसके मानने वालों की सही तादाद बताना मुश्किल है, लेकिन अक्सर जब वो रवाना होता है तो इसके साथ दर्जन भर अफराद होते हैं, जिनमें हाजी मस्तान सबसे अहम है। हाजी मस्तान जद्दा में एक अमीर कबीर शख्स है, लेकिन अबू कादिर के मिलने के बाद इसने अपना सारा कारोबार अपने मुलाजमीन के हवाले कर दिया और ख़ुद अबू कादिर के साथ चल पड़ा। अबू कादिर के साथ जाने वालों की तादाद अक्सर बहुत कम होती है, लेकिन जैसे वो कहीं पहुंचता है तो लोगों की कसीर तादाद इससे मिलने के लिए आती है। एक दो दफ़ा हमारी एजेंसी के अफराद ने अबू कादिर से तफ्तीश की, लेकिन अबू कादिर और हाजी मस्तान दोनों से ही कोई मालूमात नहीं मिल सकी। अब हमें क्या करना चाहिए? किसी ने सवाल पूछा। हम देखने और इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हम इसकी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। जब कभी अबू कादिर ने अपनी हरकत से या वैसे मेहदी होने का दावा किया तो हम इसे हिरासत में ले लेंगे और इस दावे की सज़ा में इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये भी पता चला है कि अबू कादिर और इसके मानने वाले ताइफ में इकट्ठे होंगे और वहाँ से वो लोग पैदल मक्का को रवाना होंगे, और ये सफ़र भी वो किसी शाहरा पर नहीं करेंगे बल्कि रेगिस्तान में करेंगे। हम इसकी सरगर्मियों पर नज़र रखेंगे। अगर हज के 5 दिनों में कुछ ना हुआ तो इसके मानने वाले खुद ही गायब हो जाएंगे। मिर्ज़ा फ़खरी ने कौंसल को यकीन दहानी करवाई। कौंसल में इमरान फ़खरी की रिपोर्ट से मुतमईन थे। अमेरिका ने ख़रीदे जाने वाले F-16 अब इनकी बहस का अगला मौजू था। एलन बाइट परेशान था। वो जानता था कि गैमल ने काफ़ी अर्से से आराम नहीं किया, इसलिए छुट्टी करना इसका हक बनता है। लेकिन ऐन इस मौके पर जबकि मिशन तकमील के करीब था, गैमल का छुट्टी पर जाना इसके लिए हैरान कुन था।
वो आज ही जद्दा से लंदन पहुंचा था। जद्दा में इसका बुनियादी काम हाजी मस्तान को काबू में रखा और इसके ज़रिए दूसरे ताबईन को कंट्रोल करना था। लंदन पहुंचने पर इसे बताया गया कि वो अपने काम की रिपोर्ट गैमल की बजाय पेरीमैन को करे। इस वजह से वो हैरान था। पेरीमैन से होने वाली मुलाकात भी इसकी परेशानी में कमी ना कर सकी। पेरीमैन ने बस इतना बताया था कि गैमल ने बहुत काम किया था, उसे आराम की ज़रूरत है और वैसे भी अच्छा ऑफिसर वो होता है जो अपने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करे और ख़ुद इनकी रहनुमाई करे। वैसे भी गैमल बाइट पर बेहद एतमाद करता था, इसलिए अब इन्हें मुकम्मल तैयारी रखना चाहिए थी। पेरीमैन से मुलाकात के बाद ही बाइट को सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा हुआ। दफ्तर में हर तरफ गैमल और रूसी बैली डांसर के किस्से फैले हुए थे। ये रूसी बैली डांसर वही थी जिसने अपने ताइफे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और पनाह के लिए सीधी गैमल के पास आई थी। जहाँ तक बाइट गैमल को जानता था, वो इस किस्म के किरदार का आदमी नहीं था कि वो एक रूसी डांसर के लिए सब कुछ भुला डाले। ये तो बड़ा खूबसूरत है। हमारे यहाँ रूस में भी इस तरह के खूबसूरत चर्च और कैथेड्रल मौजूद हैं। माया ने सेंट पॉल कैथेड्रल की तारीफ़ की जहाँ वो इस वक्त मौजूद थे। गैमल ने माया का बाजू थामा और इसे कैथेड्रल के मुख्तलिफ हिस्से दिखाने लगा। आज मौसम बेहद खुशगवार था, इसलिए गैमल माया को सैर करवाने के लिए लाया था ताकि वो लंदन के मुख्तलिफ मकामात देख सके। कैथेड्रल से निकलकर वो बाहर आए। वो लंदन के इस हिस्से में थे जहाँ पर तारीखी इमारतें मौजूद थी। सेंट पॉल से निकलकर वो ओल्ड बैले स्ट्रीट आए और ओल्ड बैले स्ट्रीट के एक तरफ एक खातून का मुजस्मा था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में इंसाफ का तराजू था। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, माया ने शार्टन कोर्ट की बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो बिल्डिंग के अंदर चले गए। मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरते हुए कोर्ट नंबर 17 की तरफ आए जहाँ पर इस वक्त कोई मुकदमा ज़ेरे समाअत था। गैमल ने माया को बताया कि इस बिल्डिंग में 30 के करीब बल्कि 23 के करीब कोर्ट्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े केसों के अलावा छोटे छोटे केसों के फैसले भी होते हैं। माया को बड़ी हैरानगी हुई जब अदालत में मौजूद तमाम लोग खड़े हो गए। माया भी इनकी पैरवी में खड़ी हो गई। गैमल ने इसे बताया कि जज के अदालत में आने की वजह से सब लोग ताज़ीमन खड़े हैं। जज साहब के बैठते ही तमाम लोग कुर्सियों पर बैठ गए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। माया ने मुलजिम की तरफ देखा। वो एक ऊंचे लंबे कद का नौजवान था जिसके बाल शानों तक फैले हुए थे। माया को वो शक्ल से ही मुजरिम लगा, मगर इसका वकील बड़ा शातिर और ज़हीन था। उसने केस में एक कमज़ोर पहलू ढूंढ लिया था और इसका सारा जोर इस नुक्ते पर था। जज ने दोनों वकीलों के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम को बरी कर दिया और इस्तगासा को सरजनिश की कि इन्होंने इतना कमज़ोर केस अदालत में क्यों पेश किया। अगर वो कसूरवार था तो फिर इसे सज़ा क्यों नहीं हुई। माया ने कोर्ट से बाहर आते ही गैमल से पूछा। गैमल के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब ना था, इसलिए वो खामोश रहा। वो इसे सड़क की दूसरी तरफ एक छोटे से शराबखाने में ले गया। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर वाली मंजिल पर आ गए। ये भी एक पुरानी तर्ज की इमारत थी। इमारत का ढांचा पुराना लेकिन मजबूत दिखाई देता था। दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी हुई थी। गैमल ने माया को इन तारीखी इमारतों की अहमियत से आगाह किया। 19वीं सदी में मुजरिमों को सज़ा देने से पहले आखिरी खाना खिलाने के लिए इस जगह लाया जाता था। यहाँ पहले एक छोटा सा होटल था जिसकी जगह इस शराबखाने ने ले ली है। लोग इस पहली मंजिल से मुजरिम को सज़ा देने का अमल देखते थे। सज़ा को देखने के लिए इन खिड़कियों की बाकायदा बुकिंग होती थी। माया ने कुछ ख़ास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था, इसलिए गैमल ने बात का रुख मोड़ दिया। शायद वो मुलजिम को सज़ा ना देने के अमल से नाखुश थी। दोपहर का खाना इन्होंने वाइन बार में खाया जहाँ से वो टावर ऑफ लंदन देखने चले गए। टावर ऑफ लंदन देखने के बाद वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट देखने चले गए। वहाँ से वो बकिंगम पैलेस गए। माया बहुत खुश थी। वो गैमल से बच्चों की तरह सवालात कर रही थी। गैमल इसके सवालात से महजूज हो रहा था। कभी वो पूछती कि क्या मलिका के पास वाकई कोई इख्तियार नहीं, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं, या अगर कोई बाएं बाजू की जमात इक़्तिदार में आ गई तो क्या मुल्क तब भी गैर जानिबदार रहेगी वगैरह वगैरह। आई रिपीट, या अगर कोई बाएं बाजू की जमात इक़्तिदार में आ गई तो क्या मलिका तब भी गैर जानिबदार रहेगी वगैरह वगैरह। गैमल ने कोशिश की कि इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दे सके। बातें करते और घूमते इन्हें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। माया ने आज सुबह से ही लंदन से मॉस्को के लिए कॉल बुक करवाई थी।
इसे अपनी माँ से बात करना थी, इसलिए वो जल्दी से घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते माया ने एक बात महसूस की थी कि अब वो गाड़ी जवान की निगरानी पर मामूर थी। आई रिपीट, घर पहुँचते पहुँचते माया ने एक बात महसूस की थी कि अब वो गाड़ी जो इनकी निगरानी पर मामूर थी नज़र नहीं आ रही थी। माया फ़ोन करने के बाद होश ना थी। इसने अपनी माँ से 10 मिनट बात की थी और कुछ परेशान थी। क्या बात है कैमल ने प्यार से पूछा। माँ बेहद उदास है, वो मुझे बेहद याद करती है। इसके दोस्त अब इसे मिलने के लिए नहीं आते। शायद इन्हें डर है कि कहीं हकाम इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ना ले ले कि वो क्यों मेरी माँ से मिले हैं। कैमल ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। माया ने बोझल दिल से इसका शुक्रिया अदा किया और डिनर बनाने किचन में चली गई। माया की तमाम कॉल्स मॉस्को में क्यों सुनी जाती थी और इस पर क्यों बहस होती थी? क्या माया अपनी जासूसी ठीक कर रही थी या नहीं? बरतानिया वालों को इस पर शक हुआ या नहीं? तफसील जान के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।